दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पहली सदी के भारत में भी, जब महान मौर्य साम्राज्य और शुंग वंश का पतन हो चुका है। अक्सर हम किताबों में पढ़कर इस समय को भारत में राजनीतिक उथल पुथल का समय मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय भी भारत में कोई एक छत्र शासन भले ही न हो, किंतु तीन महान वंश भारत के अलग अलग हिस्से में शासन कर रहे थे। मगध और पूर्वी भारत में कंद, दक्कन में सातवाहन और पश्चिमी भारत में शकपल। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में वो सारी बातें जिसने आज तक हम सब अनजान थे कि आखिर इस समय हुआ क्या थे। नमस्कार। इतिहास की किताबों में अक्सर कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए जाते हैं या फिर उन्हें बस एक दो लाइनों में समेट दिया जाता है। महान मौर्य और शुंग साम्राज्यों के बाद का दौर एक ऐसा ही अध्याय है। इसे ज्यादातर अंधकार युग या डार्क एज कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा दौर जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत राजनीतिक रूप से बिखर गया था, टूट गया था। पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? आज हम इतिहास के इसी तथाकथित अंधकार युग से पर्दा हटाएंगे और एक ऐसी कहानी देखेंगे जो दौलत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संस्कृतियों के एक शानदार संगम से रोशन थी। तो देखिए, ज्यादातर इतिहासकारों ने लगभग 73 ईसा पूर्व के बाद के समय को राजनीतिक बिखराव और पतन का दौर माना है। और इसका कारण भी सीधा सा है। सदियों से जो मगध भारत की केंद्रीय शक्ति हुआ करता था, वो अब कमजोर पड़ चुका था। और जब इतिहासकारों ने ये राजनीतिक खालीपन देखा तो उन्होंने मान लिया कि पूरा का पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बंट गया होगा। मतलब एक ऐसा भारत जिसकी महानता खो चुकी थी, जो दिशाहीन हो गया था। आरंभ के इतिहासकारों में ये मतभेद थे कि इस काल को ज्यादा महत्व दें या नहीं, किंतु नई खोजों और जानकारी ने ये साफ कर दिया था कि इस काल में भी भारत में आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हुई, इसलिए हम इसे व्यापार का काल भी बुलाने लगे। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असल कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार और उम्मीदों से भरी है? चलिए इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। ये दौर बिखराव का नहीं बल्कि एक नए तरह के जुड़ाव का था। ये राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक जुड़ाव था। ये कोई अंधकार युग नहीं बल्कि एक व्यापारिक युग था। एक ऐसा समय जब भारत ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था और यहाँ की दौलत की चमक पूरी दुनिया की आंखों को चौंधिया रही थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पुरानी सत्ता का सूरज अस्त हो रहा था, यानी कि मगध में। पाटलिपुत्र, जो सदियों तक भारतीय राजनीति का केंद्र रहा, अब वहां पुरानी व्यवस्था अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो आइए पहले देखते हैं कि इस पुराने साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किसी जासूसी नॉवल का हिस्सा लगती है ना? पर यह हकीकत है। शुंग वंश का अंत किसी बड़ी जंग में नहीं बल्कि महल के अंदर एक साजिश से हुआ। आखिरी राजा देवभूति इतना अय्याश था कि उसके अपने ही ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने एक दासी की बेटी को रानी के भेष में भेजकर उसकी हत्या करवा दी। ये घटना ही अपने आप में बताती है कि उस वक्त सत्ता कितनी कमजोर और अस्थिर हो चुकी थी। और यहीं से कण्व वंश की शुरुआत होती है। वासुदेव ने जिस कण्व वंश की नींव रखी, वो मगध की घटती हुई शान का बस एक छोटा सा आखिरी अध्याय था। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, इस वंश में सिर्फ 4 राजा हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। और इन सब ने मिलकर कुल 45 साल ही राज किया। ये मगध की केंद्रीय सत्ता के बस आखिरी प्रतीक थे, अपने महान मौर्यों और शुंग पूर्वजों की एक धुंधली सी परछाई। सच तो ये है कि उनका ये छोटा सा शासनकाल मगध के युग के अंत का ऐलान था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान द्वारा बनाया गया मगध साम्राज्य कमजोर उत्तरवर्ती मौर्य शासकों और पुष्यमित्र शुंग के बौद्धों पर किए गए अत्याचारों के कारण निरंतर ही कमजोर होता चला गया और कण्व वंश के साथ समाप्त हुआ। तो जब पूर्व में मगध की शक्ति का दिया बुझ रहा था, तब भारत के राजनीतिक नक्शे पर 2 नई ताकतवर शक्तियां उभर रही थीं। अब हमारा फोकस पूर्व से हटकर दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएगा, जहां इतिहास एक नई करवट ले रहा था। इस नए दौर के 2 मुख्य खिलाड़ी थे और मजे की बात यह है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे सातवाहन। ये दक्कन की धरती से उठी एक स्वदेशी शक्ति थे और इन्होंने विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में भारत का पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और दूसरी तरफ थे पश्चिमी क्षत्रप, जिन्हें हम शक के नाम से भी जानते हैं। ये लोग मध्य एशिया से आए थे, मतलब विदेशी थे, लेकिन इन्होंने पश्चिमी भारत को अपना घर बना लिया और देखते ही देखते यहाँ की राजनीति और व्यापार के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। यही 2 बिल्कुल अलग अलग शक्तियां थीं जिन्हें अगली 2 सदियों तक भारत की किस्मत लिखनी थी।
अब सवाल ये उठता है कि ये नई ताकतें आखिर लड़ किस चीज के लिए रही थीं? क्या ये सिर्फ जमीन के लिए एक और लड़ाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई एक ऐसे खजाने के लिए थी जो जमीन से कहीं ज्यादा कीमती था। ये जंग थी ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल की जंग। तो असल में दांव पर क्या लगा था? दांव पर लगा था उस समय की सुपर पावर यानी रोमन एम्पायर के साथ होने वाला बेशकीमती व्यापार। भारत के पश्चिमी तट पर जिसका भी कंट्रोल होता, उसके हाथ में समझो दौलत का समंदर लग जाता। तो ये लड़ाई सीधे सीधे सत्ता की थी, लेकिन ये वो सत्ता थी जो इंटरनेशनल ट्रेड की तिजोरी से निकलती थी। जरा सोचिए, भारत उस वक्त रोम के लिए एक लग्जरी सुपरमार्केट की तरह था। यहाँ से काली मिर्च जैसे मसाले, ढाका का वो मशहूर महीन मलमल, दक्षिण भारत के मोती और कीमती पत्थर, हाथी दांत का सामान और तरह तरह के इत्र रोम भेजे जाते थे। रोम के अमीर लोग इन चीजों के दीवाने थे और वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। ये एक ऐसा ट्रेड था जिसमें सारा फायदा भारत को हो रहा था। ये व्यापार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप मशहूर रोमन इतिहासकार प्लिनी के इस कोट से लगा सकते हैं। वो अफसोस जता रहा था कि कैसे रोम का सारा सोना चांदी भारत का सामान खरीदने में बहा जा रहा है। 10 करोड़ सेस्टर्स उस जमाने में एक खगोलीय रकम थी। ये दिखाता है कि भारत उस समय की ग्लोबल इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभर रहा था। और इस पूरे व्यापार का जो एपी सेंटर था, वो था भारत का पश्चिमी तट, भरूच, जिसे ग्रीक लोग बेरीगाजा कहते थे, सोपारा और कल्याण। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं थे, ये सोने की खदानें थे। इन पोर्ट्स पर जिसका भी कब्जा होता, वही इस इंटरनेशनल ट्रेड के मुनाफे पर राज करता। इसीलिए सातवाहनों और शकों के बीच की सारी लड़ाई इन्हीं बंदरगाहों और इन तक पहुंचने वाले रास्तों पर कब्जे के लिए थी। और हाँ, ये व्यापार कोई बेतरतीब तरीके से नहीं हो रहा था। उस दौर में भारत में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बन चुका था। श्रेणियां हुआ करती थी, जो व्यापारियों और कारीगरों की गिल्ड्स या यूनियन होती थी। ये आज के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की तरह काम करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये बैंक की तरह भी काम करती थी। लोग इनमें अक्षय नीति के नाम से पैसा जमा करते थे, जो बिल्कुल आज के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा था, और इस पर उन्हें 9 से 12% तक का सालाना ब्याज मिलता था। ये एक बेहद एडवांस्ड और भरोसेमंद इकोनॉमी की निशानी है। तो अब जब हम अगर भरूच से शक और दक्कन बंदरगाह से सातवाहन व्यापार कर रहे थे, तो इनका संघर्ष क्यों शुरू हो गया? इसका सीधा सा जवाब है और अधिक पाने की लालसा, जिसने इन दोनों उभरती शक्तियों को बंद कर दिया था। ये समझ चुके हैं कि दांव पर क्या लगा था, तो चलिए सातवाहनों और शकों के बीच हुए इस महासंग्राम की कहानी में और गहरे उतरते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां टकराई, मिली और एक नई खूबसूरत पहचान को जन्म दिया। पश्चिमी भारत पर कंट्रोल की ये लड़ाई किसी पेंडुलम की तरह थी, जो कभी इधर जाती तो कभी उधर। पहले शक राजा नहपान ने बाजी मारी और सातवाहनों से उनके कई अहम इलाके छीन लिए। लेकिन फिर मैदान में उतरे सातवाहन वंश के सबसे महान हीरो गौतमीपुत्र सातकर्णी। उन्होंने एक जबरदस्त पलटवार किया और नहापान को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि उसे मार भी डाला। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद एक और महान शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने अपनी ताकत फिर से जमा की और सातवाहनों को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया। ये एक महाकाव्य जैसी टक्कर थी जो दशकों तक चलती रही। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इतिहास का एक ठोस सबूत है। पुरातत्वविदों को जोगलथम्बी नाम की जगह पर 13,000 से भी ज्यादा चांदी के सिक्के मिले हैं। खास बात यह है कि ये सिक्के असल में शक राजा नहपान के थे, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी जीत के बाद उन पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें दोबारा जारी किया। सोचिए, ये अपनी जीत का ऐलान करने का कितना ताकतवर तरीका था। ये कहने जैसा था कि तुम्हारा दौर खत्म, अब मेरा दौर है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इस दौर के विरोधाभासों को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ थे स्वदेशी सातवाहन राजा, जो आम लोगों की भाषा प्राकृत का इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ थे विदेशी शक शासक, जो क्लासिकल भाषा संस्कृत को बढ़ावा दे रहे थे। सातवाहन राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र, जबकि शक पिता की वंश परंपरा को मानते थे। ये दिखाता है कि देशी और विदेशी की लकीरें कितनी धुंधली पड़ चुकी थीं। और इसी सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे बड़ा उदाहरण है शक राजा रुद्रदामन प्रथम। जरा सोचिए, एक शासक जिसका मूल विदेशी था, उसने जूनागढ़ में जो मशहूर शिलालेख बनवाया, वो शुद्ध
साहित्यिक संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। ये कितनी अद्भुत बात है कि भारतीय संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित भाषा को एक विदेशी राजा ने इतना बड़ा सम्मान दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो अब सिर्फ हमलावर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के संरक्षक बन चुके थे। ये कल्चरल फ्यूजन सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं था। सातवाहन राजाओं का अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का कितना सम्मान था, भले ही गद्दी बेटे को ही मिलती थी। रानी नागिनिका जैसी रानियां थीं जिन्होंने खुद बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करवाए, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ शक शासकों ने भारतीय परंपराओं को पूरी तरह अपना लिया था। नहपान का दामाद उशवदात तीर्थ यात्राएं करता था और ब्राह्मणों को हजारों लाखों गाय दान में देता था। मतलब वो खून से भले ही शक थे पर दिल और कर्म से पूरी तरह भारतीय हो चुके थे। तो इस सारे संघर्ष और मेल मिलाप का आखिर नतीजा क्या निकला? ये तथाकथित अंधकार युग, जो ऊपर से देखने पर बिखराव का दौर लगता है, असल में एक ऐसे नए युग की नींव रख रहा था जिसे आगे चलकर भारत के इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जाना गया। चलिए इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहला, इस दौर ने भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से मजबूती से जोड़ दिया, जिससे देश में बहुत दौलत आई। दूसरा, इसने ये साबित किया कि भारतीय समाज में बाहर से आई संस्कृतियों को भी अपने अंदर समा लेने की एक अद्भुत क्षमता है। तीसरा, इसने शासन के नए मॉडल बनाए जो मौर्यों की तरह बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं थे। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव था, इसने भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का सेंटर हमेशा के लिए मगध से हटाकर दक्कन और पश्चिमी भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर गुप्त साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो दौर हमें राजनीतिक तौर पर टूटा हुआ दिखता है, वो असल में आर्थिक तौर पर जुड़ रहा था और सांस्कृतिक रूप से और अमीर हो रहा था। ये एक रचनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव दौर था, विनाशकारी नहीं। इसी दौर ने उन सभी चीज़ों को तैयार किया जिनकी ज़रूरत भारत के अगले महान साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य के उदय के लिए पड़ने वाली थी। ये कहानी हमें इतिहास को देखने का एक नया चश्मा देती है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति गिरती है तो इसका मतलब हमेशा बर्बादी नहीं होता। अक्सर ये नई क्षेत्रीय शक्तियों, नए विचारों और नई संस्कृतियों के पनपने का समय होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतिहास में ऐसे और कौन-कौन से अंधकार युग हैं जिन्हें शायद हम आज तक गलत समझते आए हैं। शायद उन सभी को एक नई नज़र से देखने का वक्त आ गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।